जय हिंद। विजन सरकारी जॉब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे। और आज हम बताएंगे क्या, ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे क्या बताएंगे बाबू, ब्रह्मांड के बारे में हम बताएंगे। तो ब्रह्मांड के बारे में आज चर्चा हम करेंगे। इससे पहले आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जो भी मतलब जिनके पास भी वीडियो पहुंच रहा है वो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या हो, आपका मतलब आपके पास वीडियो पहुंचते रहेगा, जो मतलब बनाया जाएगा वीडियो अपलोड किया जाएगा तो समझ में आ रहा ना, और हमें भी थोड़ा फायदा हो जाएगा इसका। तो ब्रह्मांड किस प्रकार से बना, इसके बारे में चर्चा बहुत लोगों की है, लेकिन सबसे सटीक माना गया जो एक वैज्ञानिक थे बेल्जियम के, जॉर्ज लेमेंतर। जॉर्ज लेमेंतर कौन? जॉर्ज लेमेंतर नामक वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, एक खगोलज्ञ भी थे। खगोलज्ञ यानी खगोल विज्ञान के बारे में जानने वाले। तो ये एक क्या थे, खगोलज्ञ थे। और ये क्या थे, पादरी थे। पादरी का मतलब जैसे कि जो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में क्या होता है, पंडित जी लोग होते हैं, यानी मंदिर में पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार से क्रिश्चियन में क्या होते हैं, पादरी होते हैं, और वो चर्च में जाकर के पूजा करते हैं, पूजा पाठ अपना जो भी होता है वो करते हैं। तो उन्हीं को क्या कहा गया, पादरी कहा गया। तो ये क्या थे, एक पादरी थे, पेशे से क्या थे, पादरी थे। और एक क्या थे, वैज्ञानिक भी थे, खगोल विज्ञान के जानकार भी थे। तो इन्होंने क्या दिया, एक मतलब थ्योरी दिया, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंतर। जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। और ये क्या थे, पेशे से पादरी थे। और ये क्या थे, खगोलवेत्ता भी थे, खगोलज्ञ भी थे। समझ में आ रहा है ना। इन्होंने क्या दिया, बिग बैंग थ्योरी दिया, महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि पहले क्या था, पूरे आकाश में यानी ब्रह्मांड में पहले एक विरल गैस था। क्या था, विरल गैस था। वो धीरे धीरे गैस आकर के एक स्थान पर क्या हुआ, सिकुड़ा। और धीरे धीरे वो क्या हुआ, सघन हुआ। फिर क्या हुआ, सघन हुआ। समझ में आ रहा ना। पहले क्या था, विरल गैसों का गोला था, वो धीरे धीरे आकर के सिकुड़ा और सघन हुआ। फिर उसमें क्या हुआ कि क्या हुआ, मतलब अब आग जैसा धधक, जब सघन होगा कोई चीज तो उसमें क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगा, और एक आग लगा। समझ में आ रहा ना। क्या हुआ, वो धधकने लगा जब सघन हुआ। तो अब फिर वहां उससे क्या क्या हुआ, विस्फोट हुआ। क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहते हैं। फिर वो क्या हुआ, विस्फोट हुआ। मान लीजिए ये क्या है, विरल गैस है। फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, सघन हुआ। समझ में आ रहा ना। ये सब क्या हुआ, गैस, विरल गैस जो था यानी दूर दूर जो था, वो आ करके क्या हुआ, सघन हुआ। धीरे 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 ये क्या हुआ, सघन हुआ। समझ में आ रहा ना। ये धीरे धीरे सघन हुआ। और सघन जब हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। जब इसमें मतलब जब सघन हुआ, देखिए जब पास आएगा कोई चीज तो उसमें हीट और एनर्जी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा ना। तो क्या हुआ, इसमें आग लग गया, यानी ये क्या होगा, ज्वलनशील हो गया। और ये क्या हो गया, फट गया, जिसे महाविस्फोट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, महाविस्फोट। और इससे बहुत सारे क्या हुआ, आकाशीय पिंड का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, बहुत सारे आकाशीय पिंड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि महाविस्फोटक का सिद्धांत किसने दिया। महाविस्फोटक का जो सिद्धांत है ये किसने दिया, जॉर्ज लेमेंतर ने दिया। जॉर्ज लेमेंतर ने दिया। समझ में आ रहा है ना। पहले सभी आकाशीय पिंड क्या था, एक विरल गैस का क्या था, यानी गोला था। क्या था, विरल गैस था। वो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, सघन हुआ, आपस में आकर के क्या हुआ, जुड़ा। फिर जुड़ने से क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि मतलब एनर्जी और हीट ये सब उत्पन्न हुआ, और वो क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे सारे क्या हो, मतलब आकाशीय पिंड का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा ना, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब इसमें से और एक दो क्वेश्चन होता है कि मतलब जो हमारा जो सूर्य है, अब क्या सूर्य की ओर बढ़ते हैं, जो क्या है हमारा सूर्य है, वो किस, एक होता है आकाश गंगा, एक होता है क्या, आकाश गंगा। आकाश गंगा। तो आकाश गंगा हम किसे कहते हैं, तो आकाश गंगा में क्या होता है, बहुत सारे मतलब लगभग 100 अरब, पूरे ब्रह्मांड में देखिए, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब, 100 अरब क्या है, आकाश गंगा है। आकाश गंगाएं हैं।
कितना है 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में एक आकाश गंगा में 100 अरब क्या होता है, तारे होते हैं, तारे होते हैं। तो एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में कितना आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा है। तो सोच लीजिए, यहाँ से एक चीज हमको सीखने की मिलती है बाबू। कोई लोग बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, तो अगर जो भी व्यक्ति अपने आप पर जब कभी मतलब क्या हो जाए, घमंड बहुत काफी हो जाए, तो ये चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। ब्रह्मांड चैप्टर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हम क्या है, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है, और 100 अरब आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। और 100 अरब तारे में एक तारा कौन सा है, सूर्य है। क्या है, एक तारा सूर्य है। और सूर्य के कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और उस ग्रह में से 8 ग्रह में से एक ग्रह पृथ्वी है। क्या है, एक ग्रह क्या है, पृथ्वी है। और उस पृथ्वी पर कितने देश हैं, लगभग 200 देश हैं। और 200 देश में से हमारा क्या है, एक देश है। और हमारे देश में लगभग 150 करोड़ क्या है, आबादी है। अब 150 करोड़ आबादी में क्या है, हम एक इंसान हैं। सोच लीजिए हम कितना तुच्छ आदमी हैं। समझ में आ रहा ना, पूरे ब्रह्मांड के मामले में। तो क्या है, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। समझ में आ रहा है, 100 अरब तारे होते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो बहुत सारे तारों का जब मतलब लगभग 100 अरब तो बोल रहे हैं, यानी 100 अरब तारों का क्या है, एक समूह है। और जब एक मतलब समूह के रूप में बहुत सारे तारे जब क्या होती है, पास आती है, मतलब एक समूह जब बनाती है, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ये कैसी होती है, सर्पिली कार होती है। कैसी होती है, सर्पिली कार होती है। मतलब इस प्रकार क्या होता है, इसका मतलब सर्पिला कार होता है इसका आकार। तो सबसे हमारा जो करीबी आकाशगंगा है वो कौन सा है, देवयानी, यानी हमारा आकाशगंगा है वो कौन सा आकाशगंगा है। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, बताइए आप लोग, हम किस आकाशगंगा में रहते हैं। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं। हमारा आकाशगंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। हमारा जो यानी कि सूर्य जो है जिस आकाश गंगा में रहता है उसका क्या नाम है, मंदाकिनी है। उसका क्या नाम है, मंदाकिनी है। और सूर्य के यानी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी से जो करीब मतलब आकाश गंगा है, इसका क्या नाम है, देवयानी है। देवयानी, इसका का नाम है देवयानी, देवयानी। और एक बगल में और आकाश गंगा है, यानी इससे दूर है, इसका क्या नाम है, NH-37। क्या नाम है, NGC-H-33, NGC-H-33। समझ में आ रहा ना, इसका ये नाम है। यानी कि हमारे आसपास जो आकाश गंगा है, एक क्या है, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी नाम है। और हमारा जो करीबी आकाश गंगा है इसका नाम क्या है, देवयानी है। और इसके बगल में यानी एक हमारे करीब और आकाश गंगा है, इसका नाम क्या है, NGC-H-33। तो ये याद नहीं रखना है, मतलब याद रखना ही है, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना ही होगा। हम थोड़ा 11th 12th का भी मतलब कोर्स लेते हैं, तो थोड़ा उस प्रकार से निकल जाता है कि क्या छोड़ना है क्या याद करना है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग को ये सब याद करना ही होगा। समझ में आ रहा है ना, जिस आकाश गंगा में रहते हैं इसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। और हमारे जो करीब आकाश गंगा है इसका नाम क्या है, देवयानी है। और जो एक और आकाश गंगा हमारे पास है उसका नाम क्या है, NGC-H-33। इतना बात आपके समझ में आ गया, आकाश गंगा। तो देखिए, तारे का निर्माण हम लोग समझते हैं कि तारा किस प्रकार से मरता है। समझ में आ रहा है, किस प्रकार से बनता है वो तो समझ गए। जब क्या होता है, यानी तारा इसी से बना, महाविस्फोटक सिद्धांत से बना, ये फट गया, बहुत सारे पिंडों में विभक्त हो गया, तो तारों का बहुत सारा निर्माण हो गया। और इसका जो अंतिम समय है किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तारों के पास क्या होती है, अपनी ऊर्जा होती है और अपनी प्रकाश होती है। तारा हम किसे कहते हैं, वैसा पिंड
वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी क्या हो, ऊर्जा हो और अपनी प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो देखिए तारा जो है वो पहले क्या है, यानी विरल गैस होता है। क्या होता है, विरल गैस होता है। फिर ये क्या बनता है, सघन होता है। इसे निहारिका बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये क्या होती है, निहारिका होती है। फिर क्या बनता है, तारा बनता है। फिर क्या बनता है, निहारिका के बाद तारा बनता है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है, महाविस्फोट जो सिद्धांत आपको बताएं उसी से रिलेटेड है। पहले क्या है, विरल गैस है। समझ में आ रहा है ना? फिर ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, नेबुला। फिर ये क्या होता है, जब सघन आती है इसे निहारिका बोलते हैं। फिर जब इसमें ज्वलन मतलब जलने लगता है, इसे क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। ये क्या हो गया, तारा हो गया। तो तारा जब बनता है तो इसमें क्या होता है, अपना ऊर्जा होता है और अपने प्रकाश होता है। क्या होता है, अपना ऊर्जा होता है और अपना प्रकाश होता है। तो देखिए इसके मरने की प्रक्रिया क्या होती है। एक जो होता है, यानी कि इसके दो प्रकार से मरता है। एक बनता है क्या, श्वेत वामन, श्वेत वामन, वामन क्या बनता है, श्वेत वामन बनता है। फिर इसके बाद काला वामन। देखिए श्वेत वामन का मतलब, यानी कि इसमें क्या होता है, जब इसका ईंधन समाप्त तारा का होने लगता है, तारा का जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, यानी कि उसका लाइट खोने लगता है, यानी इसका चमक बहुत कम हो जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, श्वेत वामन कहते हैं। फिर इसका चमक समाप्त हो जाता है, उसे हम काला वामन कहते हैं। फिर क्या, इस प्रकार से इसका अंत हो जाता है। ये किस प्रकार से, छोटे तारे का अंत होता है। छोटा तारा का जो है, छोटा तारा का जो है इस प्रकार अंत होता है। तो ब्लैक, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल का एक सिद्धांत दिया। समझ में आ रहा है ना? ब्लैक होल का एक सिद्धांत दिया किसने, चंद्रशेखर नामक व्यक्ति ने, चंद्रशेखर नामक व्यक्ति ने। तो यही बताया कि तारा किस प्रकार से मरते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ब्लैक होल पहले हम समझ लेते हैं, ब्लैक होल किसे कहते हैं। तो ब्लैक होल का मतलब है कि, मतलब ये सच है नहीं है, इसी को मतलब परीक्षण करने के लिए कि ब्लैक होल क्या है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको पता होगा कि 1 जनवरी को ही एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। 1 जनवरी 2024 को एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। इसको एक्सपो सैटेलाइट के नाम से मतलब जाना गया, एक्सपो सैटेलाइट के नाम से छोड़ा गया। तो 1 जनवरी को ही छोड़ा गया था, किसके लिए, अध्ययन के लिए, ब्लैक होल के अध्ययन के लिए। ये भी आपको जानकारी रखना होगा। समझ में आ रहा है ना? 1 जनवरी को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था एक्सपो नाम से। समझ में आ रहा है ना? तो यही ब्लैक होल की जानकारी जो दिया था किसने, चंद्रशेखर नामक व्यक्ति ने दिया था। चंद्रशेखर नामक जो वैज्ञानिक थे वो दिए थे ब्लैक होल के बारे में, कि ब्लैक होल क्या है, एक मतलब जिसके कृष्ण छिद्र कहते हैं। वहाँ क्या है कि कोई भी प्रकाश की किरणें वहाँ नहीं पहुँच पाती है। वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। सभी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और वो इतना सघन होता है, इतना सघन होता है कि वो उससे, ब्लैक होल से कोई भी चीज़ मतलब क्रॉस नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो ब्लैक होल की जो खोज है, इसके बारे में जानकारी है किसने दिया था, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक, चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने। इसने क्या कहा था कि जो सूर्य है, जो सूर्य है, इसके जो सूर्य है इसके मतलब 1.44 गुना अगर इसका है, सूर्य का कोई भी पिंड, यानी कि कोई भी पिंड है वो सूर्य का 1.44 गुना से बड़ा है, तो वो क्या होगा, यानी कि बनेगा क्या, ये इस प्रकार से, मतलब इसको क्या कहेंगे, बड़ा तारा कहेंगे। अब बड़ा तारा किस प्रकार से मतलब मरता है, तो ये क्या बनता है, ये पहले ये बनता है अभिनव तारा। ये क्या बनता है, अभिनव तारा, अभिनव तारा। फिर क्या बनता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। फिर इससे क्या बनता है, प्लसर और क्वेसर। फिर इसी बात क्या हो जाता है, फिर ब्लैक होल, ब्लैक होल। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से इसका अंत होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से अंत होता है इसका, बड़े तारा का। ये मतलब जो सूर्य का 1.44 गुना से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब तारा ईंधन समाप्त होने लगता है तो ये क्या होता है, अभिनव तारा के रूप में बदलता है। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, विस्फोटक तारा।
इसको क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। अभिनव तारा जो होता है, जब मतलब इसका ईंधन तारा का समाप्त होने लगता है और 1.44 गुना सूर्य से बड़ा होता है, तो वो जब क्या होता है, धीरे धीरे भभकता है और क्या होता है, यानी कि कमता है और थोड़ा विस्फोट भी होते रहता है उसके अंदर, तो इसीलिए उसको विस्फोटक तारा बोलते हैं। इसे अभिनव तारा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अभिनव तारा भी बोलते हैं। तो ये क्या बनता है, बड़े तारा अभिनव तारा बनता है। इसके बाद न्यूट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है कि इसमें जो होता है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये सब पैदा करता है। समझ में आ रहा है ना, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या पैदा करता है, यानी विद्युतीय तरंग हो गया। ये क्या, न्यूट्रॉन जो है ये पैदा करता है क्या, विद्युतीय तरंग पैदा करता है। तरंग पैदा करता है और क्या मतलब चुंबकीय तरंग पैदा करता है। ये इसे चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है ना। तो न्यूट्रॉन जो है ये ऐसा तारा है, ये क्या मतलब विद्युतीय तरंग, चुंबकीय तरंग ये सब पैदा करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। समझ में आ रहा है ना। तो न्यूट्रॉन फिर क्या बनता है, जब इसका ईंधन एकदम समाप्त हो गया और पूरा क्या हो गया, मर गया अंतिम रूप से, तो फिर क्या हो जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। और जो इससे छोटा है, यानी सूर्य के 1.44 गुना से जो छोटा होता है, वो किस प्रकार बनता है, तारा जो ये क्या होता है, जब सूर्य के 1.44 गुना से छोटा होता है, तो ये श्वेत वामन बनता है। क्या बनता है, श्वेत वामन बनता है और काला वामन के रूप में समाप्त होता है। और ये ब्लैक होल के करीब जाकर के ये क्या हो जाता है, ब्लैक होल में समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका अंत होता है। बड़े तारा का इस प्रकार से अंत होता है। बड़े तारा जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो अभिनव तारा, फिर न्यूट्रॉन, फिर बनता है ब्लैक होल। तो ये चंद्रशेखर सीमा, इसको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बताया, ब्लैक होल के बारे में जानकारी दिया कि किस प्रकार से तारा का अंत होता है और इसमें जब छोटे तारा का किस प्रकार से अंत होता है और बड़े तारा का किस प्रकार से अंत होता है। तो ये सीमा का निर्धारण जो 1.44 मतलब सूर्य का 1.44 गुना का मतलब जो सीमा निर्धारित किया, तो इस सीमा को क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। समझ में आ रहा है। ये देखिए बाबू, पॉइंट हमको समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा मतलब टफ है। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा मतलब लेंदी टाइप का है। फिर अगर हम मतलब इसके बाद अगर निकलेंगे तो बहुत आसानी से आपको एकदम घींचते तिरते चले जाएंगे और बहुत जल्द क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। मतलब एग्जाम के पहले आपको सब कुछ कंप्लीट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर कर दिया जाएगा, यानी एसएससी जीडी के लिए जो भी मतलब इसका कैंडिडेट है उनके लिए। समझ में आ रहा है, जो भी दोस्त भाई या सब जो भी हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इसको चंद्रशेखर सीमा, ये आपको लोगों को याद रखना होगा एकदम जरूरी। कितना होता है, सूर्य का 1.44 गुना, सूर्य का 1.44 गुना होता है चंद्रशेखर सीमा। समझ में आ रहा है ना। ये सब बात को, अब ये ब्लैक होल के बारे में समझ में आ गया। ब्लैक होल किसे कहते हैं, एक होता है व्हाइट होल, WHITE, व्हाइट होल। तो व्हाइट होल या क्या है, कल्पना मात्र है, ये काल्पनिक किया गया है। तो व्हाइट होल का कल्पना किस प्रकार से किया गया, कि मान लेते हैं कि एक ही स्थान से, एक ही क्षेत्र से बहुत सारा प्रकाश आए, तो बहुत सारा प्रकाश आएगा एक ही स्थान से, तो उसे क्या कहा जाएगा, ब्लैक व्हाइट होल। समझ में आ रहा है। ब्लैक होल का मतलब जितना भी प्रकाश जा रहा है वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर दे रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। जितना भी प्रकाश जा रहा है वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। उसे क्या कहेगा, ब्लैक होल, क्योंकि वो ब्लैक होल मतलब क्या, सभी प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। उसी तर्ज पर व्हाइट होल का नाम दे दिया गया कि व्हाइट होल हम किसे कह सकते हैं, जहां से प्रकाश क्या हो, निकले, उसे हम क्या कह सकते हैं, व्हाइट होल कह सकते हैं। जिस जगह से बहुत सारा प्रकाश निकले, समझ में आ रहा है, उसे हम व्हाइट होल का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया, ये क्या है, कल्पना किया गया है, लेकिन इस पे क्या किया गया है, ब्लैक होल पे रिसर्च किया गया है। समझ में आ रहा है ना। और इस पे रिसर्च करने के लिए एक अभी बताएं कि 1 जनवरी को ही क्या छोड़ा गया है, एक्सपो सैटेलाइट छोड़ा गया है। ये दूसरा देश भारत बना है बाबू, ये दूसरा देश भारत ही बना है जो एक्सपो सैटेलाइट ब्लैक होल की जानकारी के बारे में छोड़ा गया। इससे पहले अमेरिका केवल छोड़ा था। समझ में आ रहा है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, ब्रह्मांड के बारे में आपको समझ में आ गया इतना। तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। तारामंडल, हम एक होता है तारामंडल,
तारामंडल। तो तारामंडल हम किसे कहते हैं? तो देखिए तारामंडल हम किसे कहते हैं, जैसे कि जो हमारा क्या है, पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है, इससे कुछ दूर, इससे कुछ दूर मतलब अच्छा खासा दूरी पर क्या हो, बहुत सारे तारों का एक समूह हो। जैसे कि क्या, हमारे जो सूर्य, ये क्या है, सूर्य से दूरी पर, जो सूर्य से क्या कुछ दूरी पर क्या हो, यानी कि बहुत सारा तारों का कुछ समूह है, उसे हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। सूर्य से क्या हो, कुछ दूरी पर स्थित है, उसे हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तारामंडल में तारों की संख्या कितना है, 88 है। कितनी है, 88 है। इसमें दो तारा प्रमुख है, एक सेंटोरस, सेंटोरस और एक हाइड्रा। ये दो तारा जो है, ये क्या है, इसमें तारामंडल में प्रमुख तारा माना जाता है। सेंट्रोस और हाइड्रा, सेंट्रोस और हाइड्रा, ये क्या माना जाता है, प्रमुख तारा माना जाता है तारामंडल में। समझ में आ रहा है ना? फिर एक क्या है, नक्षत्र। नक्षत्र सूर्य से जो निकट है, ये क्या है, नक्षत्र। नक्षत्र हम किसे कहते हैं, तो सूर्य से जो निकट में जो तारों का समूह है, उसे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ये बहुत पहले से रिसर्च किया गया है। हमारे मतलब गांव में बोल भी देते हैं कि इसकी कौन नक्षत्र का में पैदा हुआ है, कभी कभी बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं ऐसे लोग। तो नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, और जो सूर्य से मतलब करीब में जो तारों का समूह है, कुछ तारों का समूह है, उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या टोटल कितनी है, 27 है। कितनी है, 27। इसकी टोटल संख्या नक्षत्र की कितनी है, 27 है। और 27 है तो देखिए 12 टोटल महीना होता है। टोटल महीना कितना है, 12 है। समझ में आ रहा है ना? 12 टोटल महीना है, तो एक 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। क्या है, 24 है। तो टोटल 27 नक्षत्र है, तो 12 को 2 से गुना करिए 24 आया, बचा कितना, 3। और इसकी जब 12 को 1/4 कर देंगे, 12 को जब 1/4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। यानी कि एक महीना में, एक महीना में 2.25 नक्षत्र को, हमारी जो पृथ्वी है वो एक महीना में कितना नक्षत्र को पार करती है, 2.25 नक्षत्र को पार करती है। समझ में आ रहा है नहीं इतना, 2.25 नक्षत्र को पार करती है। समझ में आ रहा नहीं इतना, कितनी नक्षत्र को पार करती है, 2.25 को। यहाँ क्यों पॉइंट दे दिए बाबू, 2.25 नक्षत्र को पार करती है। तो नक्षत्र समझ में आ गया। एक होता है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है, उत्तर की दिशा को सूचित करता है। किसको सूचित करता है, उत्तर की दिशा को सूचित करता है। ध्रुव तारा किसको सूचित करता है, उत्तर की दिशा को सूचित करता है। एक वैज्ञानिक थे, मतलब क्या, कॉपरनिकस। समझ में आ रहा ना, कौन थे, कॉपरनिकस। अब हम इसके बारे में चर्चा करते थे। देखिए बहुत सारा वैज्ञानिक हुआ बाबू। अब वैज्ञानिक पहले को कुछ लूर नहीं था, अकल नहीं था, कुछ भी बोल दिया, नहीं उसके बारे में जानता था, तो चलो ये क्या है, वैज्ञानिक है। तो एक टॉलमी नामक क्या थे, मतलब व्यक्ति थे, टॉलमी ना, इसको हम मिटाते हैं। तारों का निर्माण कैसे हुआ, पहले क्या था, विरल गैसों का गोला था, फिर धीरे धीरे आया, सघन हुआ, तो उसे क्या बोला गया, निहारिका बोला गया। फिर उसमें जब ज्वलन होने लगा यानी दहन होने लगा, उसे तारा बोला गया। और तारा का अंत किस प्रकार से होता है, तो ये मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे जैसे उसका ईंधन समाप्त होने लगता है, तो फिर क्या होता है, उसका अंत दो रूप में होता है। चंद्रशेखर, मतलब चंद्रशेखर जो थे, इन्होंने तारों के अंत के किस प्रकार से होता है इसके बारे में रिसर्च किया, और इन्होंने दो थ्योरी दिया। एक मतलब चंद्रशेखर सीमा से जो छोटे हैं, यानी सूर्य के तारे से जो छोटे होते हैं, वो काला बावन बनते हैं। उसके बाद सॉरी श्वेत बावन बनते हैं, उसके बाद काला बावन बनते हैं। अब फिर मतलब जो सूर्य के मतलब 1.44 गुना से बड़े होते हैं, वो क्या बनते हैं, पहले अभिनव तारा बनते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या अभिनव तारा बनते हैं, जिसे हम विस्फोटक तारा बंद कहते हैं। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन तारा बनते हैं, जिसमें क्या होता है, चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, विद्युतीय तरंग उत्पन्न करता है। अब फिर उसके बाद क्या, ब्लैक होल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रकार से इसका अंत हो जाता है। ये सीमा किसने दिया? चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने दिया। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम देखते हैं नक्षत्र किसे कहते हैं? जो सूर्य के करीब तारों का कुछ समूह है उसे हम नक्षत्र कहते हैं। इसी संख्या 27 है। तारामंडल किसे कहते हैं? तो तारामंडल यानी सूर्य से जो दूर में कुछ तारों का समूह है उसे हम तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या 28 है। तो तारामंडल में सेंटोरस और हाइड्रा क्या है? प्रमुख है। देखिए एक टॉलमी नामक वैज्ञानिक थे। कौन? टॉलमी। टॉलमी नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी है यानी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का घूर्णन करता है। क्या है? सूर्य पृथ्वी का घूर्णन करता है। टॉलमी ने बोला। टॉलमी ने क्या कहा? जो सूर्य है वो पृथ्वी का घूर्णन करता है। तो अभी तो हम लोग देखते हैं तो वैसा ही महसूस होता है। तो उन्होंने जो महसूस किया वो बोल दिया। समझ में आ रहा ना? तो फिर एक आए कॉपरनिकस। इसको याद नहीं करना है। एक आए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का घूर्णन करती है। इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है? सूर्य का घूर्णन करती है। जो पृथ्वी है वो क्या करती है? सूर्य का घूर्णन करती है। फिर इसके बाद इन्होंने मतलब बताया और कहा जो पृथ्वी है वो सूर्य का घूर्णन करती है। फिर एक आया कौन? केपलर। केपलर आए। इन्होंने ग्रहीय गति का नियम दिया। इन्होंने क्या दिया? ग्रहीय गति का नियम दिया। आप लोग अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे 11th का शायद, तो इसमें आपको पता होगा 11th या 12th में दिया हुआ है ग्रहीय गति का नियम के बारे में। समझ में आ रहा है कि मतलब जो ग्रह है वो किस प्रकार से गति करती है, यानी कि इस प्रकार से गति परवलयाकार गति में गति करती है। यहाँ मान लीजिए सूर्य है तो ये किस प्रकार से? इस प्रकार से गति करती है। और ये है कि मान लीजिए यहाँ को अगर एक ग्रह है, यहाँ अगर ग्रह है तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ तय करने में जितना दूरी लगा, समझ में आ रहा ना? तो मतलब ये क्षेत्रफल के हिसाब से इसको 4 भागों में क्षेत्रफल में बांट दिया गया है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से क्या करती है? गति करती है। यानी हर एक खंड में यानी हर एक समय में वो उतना ही क्षेत्रफल दूरी करती है। यहाँ से ये क्षेत्रफल निकालते हैं। ये क्या निकालते हैं? इसको क्षेत्रफल निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना इसका? तो इसको 4 भागों में बांटते हैं और कहते हैं हर एक भाग में क्या करती है? वो क्षेत्रफल के अनुसार गति करती है। यानी कि हर एक समय में वो मतलब स्पीड उसका मतलब कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, लेकिन वो क्षेत्रफल हर एक समय क्या करती है? कवर बराबर करती है। इस प्रकार उन्होंने ग्रहीय गति का नियम दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो ग्रहीय गति का नियम किसने दिया था? केपलर महोदय ने दिया है। केपलर ने क्या दिया? ग्रहीय गति का नियम दिया। एक वैज्ञानिक आया हब्बल। इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में क्या किया? बातें किया कि ब्रह्मांड जो है वो धीरे-धीरे क्या हो रही है? विस्तृत हो रही है। वो क्या हो रही है? धीरे-धीरे विस्तृत हो रही है। समझ में आ रहा है ना? तो इन्होंने हब्बल नामक एक क्या बनाया? टेलीस्कोप बनाया। यानी टेलीस्कोप बनाया बहुत भयानक यानी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का। और उससे देखा तो इन्होंने देखा कि जो ब्रह्मांड है वो क्या हो रही है? धीरे-धीरे विस्तारित हो रही है, फैल रही है धीरे-धीरे ब्रह्मांड। तो इन्होंने हब्बल ने क्या बताया कि ब्रह्मांड क्या हो रही है? विस्तारित हो रही है। ब्रह्मांड क्या हो रही है? विस्तारित हो रही है। हब्बल ने क्या बताया? ब्रह्मांड विस्तारित हो रही है। समझ में आ रहा है ना? इतना बात आपको समझ में आया? अब एक आता है अपसौर और उपसौर। अपसौर और उपसौर। तो यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है। यहाँ क्या मान लीजिए? पृथ्वी है। यहाँ क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? सूर्य है। तो इससे हम क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर पहुंचती है, यानी सूर्य से अधिकतम दूरी की स्थिति क्या कहलाती है? अपसौर। अप मतलब क्या होना? दूर जाना। इसे क्या कहते हैं? अपसौर। यानी सूर्य से अधिकतम दूरी जब होती है पृथ्वी, सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर पृथ्वी होती है उसे क्या कहते हैं? अपसौर की स्थिति कहते हैं। और जब सूर्य से पृथ्वी नजदीक यानी अधिकतम नजदीक मतलब बहुत नजदीक में चला आती है उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी की होती है। 3 जनवरी की होती है। और अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। 4। तो देखिए सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक कब आता है? 3 जनवरी को आता है। तो आप तो कहिएगा यार 3 जनवरी में
नज़दीक आता है तो 3 जनवरी को हमको इतना ठंडा कैसे लगता है, जबकि सबसे ज़्यादा नज़दीक कब आती है, 3 जनवरी को आती है पृथ्वी के नज़दीक सूर्य, यानी सूर्य के नज़दीक पृथ्वी जाती है कब, 3 जनवरी को। 4 जुलाई को सबसे दूर रहती है पृथ्वी, फिर भी हमें क्या पड़ता है, गर्मी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 जनवरी पे क्या होता है, हमारे ऊपर किरणें तिरछी पड़ती है, समझ में आ रहा है ना। और इस समय जो मकर रेखा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के में क्या होती है, गर्मी पड़ती है बहुत काफ़ी इस समय। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। मकर रेखा पर जो भी मतलब देश है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी अभी महसूस होता होगा, समझ में आ रहा है ना। हमारे यहाँ मतलब अभी क्या पड़ती है, किरणें तिरछी पड़ती है, सीधी किरणें नहीं पड़ती है। लेकिन पृथ्वी सबसे नज़दीक कब आती है, 3 जनवरी को आती है। उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। अपसौर किसे कहते हैं, जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है सूर्य से, उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ये कब होती है, ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। समझ में? अपसौर और उपसौर, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है, औसत दूरी जो होती है वो कितनी है, 14.94 करोड़ किलोमीटर। समझ में आ रहा है? 14.94 या 96 कहिए, 96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर क्या हो है, यानी औसतन दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो जब यहाँ जाती है तो इसकी दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या कहाँ कितना हो जाता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। जब यहाँ आती है तो इसकी दूरी घट जाती है, तो इसकी दूरी क्या होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो अपसौर की स्थिति में क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है, कितना हो जाती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जो उपसौर की स्थिति में दूरी घट जाती है तो इसकी कितना करोड़ किलोमीटर हो जाती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा ना, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम कल समझाएंगे थोड़ा थ्योरी इसके बारे में। देखिए अगर ये थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा तो थोड़ा आगे चलकर बहुत आसानी होगी समझने में, क्या होगी, बहुत आसानी होगी। अगर यही नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी मतलब अगर पृथ्वी के बारे में पढ़िएगा तो थोड़ा लगेगा ये इससे कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बताएंगे कि जो मतलब पृथ्वी है वो कब कर्क रेखा पर पहुंचती है, कब मकर रेखा पर पहुंचती है, कब क्या विषुवत रेखा पर आती है, तो इस प्रकार से कब मतलब उसका सीधे किरणें पड़ती है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा पर। समझ में आ रहा है ना। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और आप लोग देखिए बाबू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, या जो भी भाई हमारे हैं, वो लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग करते चलिए। और यहाँ कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो अभी देखिए इसको हम विस्तार से भी एक बार पढ़ाएंगे, बहुत ही विस्तृत रूप से। अभी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म मतलब ऊपर ऊपर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें भी लगभग अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या मतलब शॉर्ट फॉर्म में लेके चल रहे हैं। और फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे जब एक बार क्या विस्तारित रूप में पढ़ाएंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और वो मतलब एक तरह से समझिए जो लिखे हैं बीपीएससी प्री के बारे में, तो वो भी मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होते चलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।